तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसका पार्ट 1 मैंने करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है आपने, गीली दीवार पर तालाब अथवा ठहरे हुए पानी में क्या देखा होगा, तो अपंगी देखा होगा, ठीक है। जो दीवार गीला हो जाता है, ठीक है, उसमें आप देखते होगे कि हरा हरा कलर का परत चढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शैवाल, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल लेना एंड उसमें लिखना शैवाल किसे कहते हैं। तो जो गीली दीवार पे जो हरे कलर के अपंगे हो जाते हैं, अपंकी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सामान्यतः शैवाल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक क्या आता है, इसके बाद देखो इस प्रकार का कुछ रहेगा, ठीक है। पत्तियों पे इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है, एंड दीवारों वगैरह पे भी इस प्रकार का पत्तियों पे हो जाएगा, ठीक है, एंड दीवारों पे भी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं बोल रहा है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका रंग हरा क्यों होता है। आपने कभी सोचा है कि इसका रंग हरा क्यों होता है। इनमें क्लोरोफिल होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं, ठीक है। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये सब बात आपने कभी सोचा है, ठीक है, नहीं सोचे होगे क्योंकि आप जो है पहली बार पढ़ रहे हो इस सब चीज़ को, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खादों का संश्लेषण, पादप जो रहता है प्लांट में जो है कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य जो अतिरिक्त जो खाद रहते हैं उसका संश्लेषण कैसे होता है। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी कि पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। इनका उपयोग क्या होता है, तो खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण के रूप में होता है, ठीक है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन क्या है, जो हम लोग को जो प्रोटीन मिलता है वो क्या है, तो वो नाइट्रोजनी पदार्थ है, ठीक है, नाइट्रोजन से बना हुआ है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में केवल कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन में क्या होता है, तो नाइट्रोजन में ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, ये भी तो बात है कि भाई नाइट्रोजन मिल रही है, तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है। आप बोल दोगे कि एयर में से मिलती है, ठीक है, लेकिन नहीं। याद कीजिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है और बहुत प्रकार की गैस पाई जाती है, ठीक है। परंतु पादप इनका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहोगे कि प्लांट जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। मिट्टी के कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, मिट्टी में जो है कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निमुक्त करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो गैस में जो नाइट्रोजन रहते हैं उसका उपयोग करके यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में मिला देते हैं, ठीक है। मृदा में क्या करते हैं, ये मिला देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है ना, गांव में जब आप जाते हो, दादा घर जाते होगे या फिर अपने नाने के घर जाते होगे, नानी के घर जाते होगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता होगा, आपके नाना जी या फिर आपके मामा या फिर आपके चाचा लोग कुछ भी, वो लोग जाते होंगे खेत पे, ठीक है। अगर खेत होगा तो उनका तो खेत पे जाते होंगे एंड वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, तो खाद का छिड़काव करते हैं, खाद का, ठीक है। तो वही क्या करता है, तो मिट्टी में नमी लाने के लिए, मृदा में नमी लाने के लिए क्या किया जाता है, तो वो जो है खाद का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तो वही होता है, जो बहुत प्रकार के जो विषाणु रहते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो वायु से नाइट्रोजन लेके उसको नमी युक्त मृदा बना देते हैं, ठीक है, यानी मिट्टी अच्छा खासा बना देते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद फिर क्या करता है, प्लांट जो है जैसे जड़ से अपना जल को एब्जॉर्ब करता है, साथ साथ वो क्या करता है, तो नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब उसी तरह कर लेता है, ठीक है। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि किसान अपने जो है खेतों में उर्वरक या फिर खाद डालते हैं, ठीक है, जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। इसमें क्या होता है, तो नाइट्रोजन के पदार्थ की प्रचुरता होती है, ठीक है। इस प्रकार सभी संगठनों के साथ इस प्रकार सभी संगठकों के साथ पादप की नाइट्रोजन की
ठीक है, पादप की नाइट्रोजन की क्या दिया है आगे, नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, जो हमारे जो किसान भैया रहते हैं, जो भी है ना खेती करते हैं, फिर चाहे चच्चा हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, जो भी खेती करते हैं वो क्या करते हैं, तो खेती में जो है वो उर्वरक या खाद का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है, तो मुर्दा बोलते हैं, सॉरी मृदा जो रहता है ना, उसके जो मांग रहती है उसकी पूरी हो जाती है। ठीक है, और मृदा जो रहता है वो नमी युक्त हो जाता है। इसके पश्चात पादप खाद भी अन्य संगठक जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करता है। तो वो क्या करता है, प्रोटीन उसको कहाँ से मिलता है, तो प्रोटीन हम लोग का नाइट्रोजन से मिलता है। और नाइट्रोजन प्लांट को कहाँ से मिलता है, तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को मिलता है, छोटे छोटे जो जीवाणु रहते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को जो है वो मिट्टी में क्या करते हैं, तो मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कारण मिट्टी में नमी आ जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो है वो अच्छी खेती होती है। ठीक है, नहीं तो बहुत प्रकार क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, किसान लोग जो है वो उर्वरक खाद का छिड़काव करते हैं जिससे कि फसल अच्छी हो। ठीक है, पादप में पोषण की अन्य विधियाँ हम लोगों ने एक तो जान लिया कि क्लोरोफिल के द्वारा होती है। ठीक है, अब क्या जानेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप यानी पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि बहुत से प्लांट जो रहते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल। ठीक है, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वे भोजन जो है वो संश्लेषित करते थे। ठीक है, वो अपना भोजन खुद बनाते थे। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर कि ये भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। ठीक है, वे कैसे जीवित रहते हैं, अगर वे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं तो वे कैसे जीवित रहते हैं, तथा ठीक है, तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तथा वो अपना जो पोषण का सामान रहता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वो सब कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मनुष्य एवं अन्य प्राणी की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादप पर निर्मित रहते हैं। ठीक है, मनुष्य जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पोषण के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये भी जो पेड़ रहते हैं, ये भी जो है ना प्लांट रहते हैं, ठीक है, ये भी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी प्रणाली। ठीक है, तो अब एक हेडिंग डालो, विषमपोषी किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जो अपनी भोजन को प्राप्त करने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी प्रणाली। ठीक है, अब विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक चित्र है नीचे में, देखो यहाँ पे एक चित्र है नीचे में, ये क्या है, ये प्लांट है। उसमें आपने देखा होगा पीला कलर का लत जैसा लटकता है। ठीक है, पीला कलर का लत जैसा जड़ जैसा रहता है कुछ। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको अमरबेल कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो परपोषी जीव है। ठीक है, अपना जीवन जो है वो विषमपोषी जीव है, अपना जो भोजन है वो दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। ठीक है, अब क्या आपको एक वृक्ष के तनों और शाखाओं पर लिपटी हुई रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है, आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, भले ही आपको याद ना हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अमरबेल। ठीक है, ये क्या है, तो अमरबेल का पादप है। किसका पादप है, अमरबेल का पादप। इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन खुद ब खुद नहीं बनाता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ये जो है भोजन दूसरे प्लांट से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, दूसरे प्लांट से जो है वो अपना भोजन प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होता है, जिसके ऊपर ये जो पेड़ के ऊपर ये लत लग गया, ये जो है ना तना लग गया। ठीक है, ये जो लग गया उसी से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, वह पादप परपोषी कहलाता है। आप परपोषी कह सकते हो, विषमपोषी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। क्योंकि अमरबेल जैसा पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। ठीक है, अतः इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी। ठीक है, अतः हम लोग इसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु, अब आगे देखते हैं क्या दिया है, क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है क्या मनुष्य भी एक प्रकार के परजीवी हैं। आपको इस विचार पे अपने जो है अध्यापक से बात करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अभी देखेंगे, अध्यापक को बाद में पूछ लेना आप अपने अध्यापक से। क्या आपने ऐसे पादप को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतु का भक्षण करते हैं, यानी जंतु को मार के खा लेते हैं, ऐसा आपने कभी सुना है ऐसे प्लांट के बारे में। ठीक है, कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो कीड़ा को पकड़ते हैं। ठीक है, ये बात सुन के शायद आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि कुछ ऐसा भी प्लांट रहता है जो कीड़ा को पकड़ के खा लेता है। ठीक है, तथा उन्हें पचा जाते हैं, उसी को पकड़ के खा लेते हैं और उसी को पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है, क्या यह विस्मयकारी नहीं है, ये सोचने की बात है। ठीक है, ऐसे पौधे हरे एवं किसी रंग के
हो सकते हैं, ठीक है। ये पौधे क्या हैं, या तो हरे भी हो सकते हैं या फिर किसी और रंग के भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, तो जंतु का भक्षण करते हैं, जंतुओं को मार के खाते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, मूवी सब में देखा होगा कि प्लांट का जो है ना माउथ ऐसे ओपन होता है एंड उसके अंदर कुछ भी जो है बर्ड वगैरह जाता है एंड वो उसको खा जाता है, ठीक है। ऐसे पौधे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे पौधे हरे रंग के भी हो सकते हैं और किसी अलग कलर के भी हो सकते हैं, जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पादप को देखिए, इसे घट के समान दिखाई दे रहा है। ये किस प्रकार दिख रहा है, तो ये घट के समान दिख रहा है। देखो इसका माउथ खुला हुआ है, ये क्या करेगा, इसके अंदर अगर कोई कीड़ा आके बैठेगा, ये अपना क्या करेगा, तो माउथ को अपना बंद कर लेगा, ठीक है। जिसके कारण कीड़ा इसके पेट के अंदर चला जाएगा और वो उसको पचा के खा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। वो किस प्रकार दिख रहा है, तो वो घड़े के समान दिख रहा है, और जो बाकी है वो किस प्रकार दिख रहा है, तो घड़े का ढक्कन। ये देखो, ये घड़े जैसा लग रहा है और ये घड़े का ढक्कन जैसा लग रहा है, ठीक है। वही इसमें कह रहा है, ठीक है। उसके बाद घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। रोम मतलब होता है इस प्रकार, देखो रोम जो है ना, रोम जो है वो थोड़ा ऐसे ऐसे डिजाइन का रहता है, ऐसे ऐसे डिजाइन का, ठीक है। उस प्रकार के डिजाइन का रहता है रोम, ठीक है। तो घड़े के अंदर रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। नीचे की ओर क्या रहता है, ये ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं, ठीक है। यानी कि थोड़े थोड़े मतलब फूले हुए रहते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उनका रोम के जो ढक्कन होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो जो है बंद हो जाते हैं, ठीक है। वो बंद हो जाते हैं, जिसके कारण वो जो है घड़े में फंस जाता है, ठीक है। जिसके कारण वो क्या होता है, तो घड़े के बीच में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। अब देखो भैया, घड़े में उपस्थित जो है ना ये रहेगा, रस जो रहेगा उसमें क्या होगा, जो पाचन रस रहेगा उससे क्या है, कीट का जो है पाचन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे पादप को हम लोग क्या कहते हैं, तो कीटभक्षी कहते हैं, ठीक है। तो कीटभक्षी वो पादप होते हैं, हेडिंग डाल के लिख लेना, कीटभक्षी वो पादप होते हैं जो कि छोटे छोटे जंतुओं को मार के खाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर की मतलब मान लो जैसे मैंने बताया घड़े के जैसा खुला हुआ रहता है, उसके अंदर अगर कीड़ा चला जाता है तो उसके अंदर जाके वो फंस जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, उसके बाद उसका जो घड़े का ढक्कन रहता है वो बंद हो जाता है और घड़ा में उपस्थित जो पाचक रस रहता है उससे उसका पाचन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे पादप को क्या कहते हैं, तो कीटभक्षी पादप कहते हैं, ठीक है। वीनस फ्लाइट ट्रैप तथा संड्यूस कीटभक्षी पादप के दो अन्य उदाहरण है, ठीक है। इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादप की मृदा भी सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिन्हें उन्हें आवश्यकता हो, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, इस प्रकार की जो पादप रहती है उसका जो है पोषक नहीं मिल पाता है, उसको जो है उस प्रकार का खाना नहीं मिल पाता है जिस प्रकार की भोजन की उसकी उसको आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, हम लोगों ने परजीवी जान लिया, विषमपोषी जान लिया, ये भी जान लिया, ठीक है, कीटभक्षी। अब हम लोग जानेंगे मृतजीवी। मृतजीवी क्या होता है, आपने बाजार में छत्रक यानी कि मशरूम देखा होगा, मशरूम बोलते हैं, ठीक है। आपने बाजार में क्या देखा होगा, मशरूम बिकते हुए देखा होगा, ठीक है। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टहनियाँ टूट जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मशरूम उगने लगता है, ठीक है। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है, वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये जो मशरूम रहता है, इस प्रकार का जो जीव रहता है, इस प्रकार का जो जीव रहता है उसको कैसे है ना भोजन प्राप्त होता है, ठीक है, उसको कैसे भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखते हैं, एक सेकेंड। उसी प्रकार यहाँ पे भी दिया है, देखो सैम जो है इसकी के प्रकार है ब्रेड, या फिर आप देखते होगे ब्रेड जो है जब 2 से 3 दिन का हो जाता है ना तो उसके ऊपर जो है हरे कलर का है ना दाग हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फफूंदी कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले, ठीक है। इसको क्या करें, तो जल में भिगा दे, इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, ठीक है। आप नहीं भी भिगाइएगा, इस प्रकार भी ऐसे भी रख दीजिएगा ना तो वो खराब होगा, ठीक है। अथवा उस समय तक रहने दीजिए जब तक उस पर रोए जैसा संरचना ना दिखाई देने लगे। उसके ऊपर क्या होगा, तो रोए जैसा संरचना ऐसे दिखाई देने लगेगा, ठीक है, फफूंदी जैसा, ठीक है, इस प्रकार का संरचना ना दिखाई देने लगे, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या होगा, ये धब्बे किस रंग के हैं, ये धब्बे किस रंग के हैं, किसी आवर्धिक लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। क्योंकि हम लोग सूक्ष्मदर्शी नहीं ला सकते हैं, इसलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जीव होते हैं इसको कवक या फंगई कहते हैं। ये जो कवक या इसको क्या कहते हैं, तो कवक और फंगई कहते हैं, जो कि ब्रेड के ऊपर होता है। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तु जैव पदार्थ की सतह पर कुछ पाचक रस का स्राव करते हैं। ये क्या करते हैं, जिस जगह पे सड़ते हैं ना उस जगह पे क्या, इसको सबसे पहले क्या कहते हैं, ये जो हरा हरा होता है इसको क्या कहते हैं, कवक कहते हैं या फिर फंगई। ये क्या करता है, जो ये रहता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार से इनकी जो है वो पोषण होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जहाँ पे सड़ता है ना, जहाँ से ये निकलता है उस जगह पे है ना कुछ पाचक रस का स्राव करता है, उस जगह पे कोई पाचक रस ये निकालता है तथा उसे साधारण व विलय रूप में परिवर्तित कर देता है। उसे क्या करता है, साधारण और विलय के रूप में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर साधारण और विलय के रूप में परिवर्तित करके तत्पश्चात ये इस विलय का भोजन, उसके बाद क्या करता है, इस विलय का भोजन को अवशोषण कर लेता है, ठीक है। इस विलय, ये जो विलय रहता है इसको भोजन के रूप में अवशोषित कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, इसे क्या कहते हैं, मृतजीवी। नाम से ही पता चल रहा है क्या है, तो इस प्रकार के पोषण प्रणाली में जिसमें जीव मृत या फिर विघटित, यानी कि मरा हुआ कुछ रहा, जैसे कि सड़ गया है प्लांट, ठीक है, कोई पौधा सड़ गया है या फिर कुछ भी सड़ गया है, खराब हो गया है, ठीक है, उसके ऊपर जब भी कोई जीव ये होता है, उत्पन्न होता है, और वो उससे मरे हुए पौधे या फिर सड़े हुए सामान से जो अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं, ठीक है। मृतजीवी कौन कहलाते हैं, तो मृतजीवी पोषण का उपयोग करने वाले, ठीक है। कवक फंगई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। किस किस चीज़ में आपने देखा होगा, आचार जो है, आचार में थोड़ा सा भी पानी चला जाता है तो वो क्या होता है, तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चमड़ा में भी यही हाल है, ठीक है, चमड़ा में भी फंगई हो जाता है, कवक हो जाता है, कपड़े में भी कवक हो जाता है, काला काला कलर का जो है कपड़े में हो जाता है, एवं अन्य पदार्थ पे ये चीज़ उगते हैं। ये उन स्थानों पे भी उगते हैं जो नम्न एवं उष्ण है, उस स्थान में भी उगते हैं जहाँ पे थोड़ा सा भी पानी का मात्रा रहता है, उस जगह पे भी उगते हैं, ठीक है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तु कवकों में वृद्धि कर हो जाती है, ठीक है। कवक में क्या होता है, कवक जो रहता है वो वर्षा के दिन में सबसे ज़्यादा ये होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाती है, ठीक है। कवकों की वृद्धि के कारण जो रहता है, कोई भी अगर ब्रेड पे ही हो जाएगा, ब्रेड पे ही फंगई लग जाएगा, तो क्या आप उसको खाओगे, नहीं खाओगे, उसको आप क्या करोगे, तो फेंक दोगे, उससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा, ठीक है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। कवक का जो बीजाणु रहता है, यानी कि कवक का जो बैक्टीरिया रहता है वो कहाँ रहता है, तो वायु में, वायुमंडल में उपस्थित रहता है। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम्न एवं उष्ण हो, वो जब भी बैठते हैं, आपने दही को भी देखा होगा खराब होते हुए, ठीक है, आपने ब्रेड को देखा, दही को देखा, जब भी वो नम्न स्थान पे, नम्न मतलब जहाँ पे पानी की मात्रा होती है, उस जगह पे बैठते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, तो वो उस जगह पर अपना जो है तो क्या होता है, तो वे अंकुरित होकर कवक को जन्म देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस जगह पे है अंकुरित होकर कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम उन वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं, ठीक है। आपने ये भी तो सोचा होगा कि भाई अगर खराब हो रहा है तो उसको किस प्रकार बचाया जाए, ठीक है, बचाने का भी तो कुछ तरीका होगा। अब यहाँ पर दिया है, कुछ जीव जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो सहजीवी। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्ष एवं जड़ों में रहते हैं। कुछ कवक क्या रहते हैं, वृक्ष और उसके जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है, ठीक है, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों का अवशोषण में सहायता मिलती है। मैंने बताया था ना, जैसे ये होता है प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे जो जीवाणु रहते हैं वो नाइट्रोजन को जो है मिट्टी में क्या करते हैं, मिलाने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, तो
प्लांट को ये प्रोटीन मिलती है, ठीक है, जिससे प्लांट को प्रोटीन मिलती है। तो ये क्या करते हैं, तो ये वृक्ष क्या भी मदद करता है और वृक्ष भी इनका मदद करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सहजीवी संबंध। अब लाइकेन कहे जाने वाला कुछ जीव में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन कहे जाने वाला जीव क्या होता है, तो इसमें दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, एक क्या होता है, तो शैवाल तथा दूसरा कवक होता है। पहला क्या हो गया, पहला शैवाल, दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। हम लोगों ने जाना कि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो कि दीवार वगैरह में लग जाता है, ठीक है, या फिर कहीं पे जमा हुआ पानी है तालाब वगैरह में शैवाल हो जाता है, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। जबकि कवक में क्या होता है, कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, ठीक है। ये जो है कवक क्या करवाता है, तो कवक शैवाल को रहने का जगह देता है, उसको खाने के लिए सामान भी क्या करता है, तो वो उपलब्ध कराता है। और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद जो है, अपना जो खाना बनाता है, वो कवक को देता है, ठीक है। समझ में आया। अब कवक क्या करता है, तो कवक जो है उसको मतलब कच्ची सामग्री देने का काम करता है, यानी कि आप समझ लो जल हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश के किरण देने में, नाइट्रोजन देने में, ये सब देने में मदद करता है, ठीक है, पानी वगैरह देने में मदद करता है। और बदले में क्या करता है, ये जो शैवाल रहता है वो उसको भोजन बना के अपना जो खाद्य पदार्थ रहता है वो उसको देता है, ठीक है। मृदा में पोषकों का पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लॉन एवं गमले में खाद तथा उर्वरक डालते देखा है, ठीक है। आपने क्या देखा है, तो आपने कभी देखा है कि मतलब वो लोग क्या करते हैं, तो गमलों में खाद डालते हुए उनको देखा है कभी। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं, ठीक है। आपने कभी जाना है, आपने कभी सोचा है कि वे इन्हें मिट्टी में क्यों मिलाते हैं, मिट्टी में खाद क्यों मिलाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करता है। मैंने आपको बताया है कि प्लांट जो रहते हैं वो जो है मिट्टी से क्या करते हैं, तो मिट्टी से खाद्य पदार्थ को अवशोषित, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होते जाती है। मृदा में क्या होती है, तो इनकी मात्रा कम होती जाती है, ठीक है। उसकी उर्वरक क्षमता जो रहती है वो कम हो जाती है, ठीक है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए ही क्या होता है, इसलिए ही जो किसान रहते हैं वो क्या करते हैं, तो खाद का छिड़काव करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, मृदा को इन पोषक तत्वों की समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हम पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में जाने, ठीक है, तो हम ना केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर हम जान जाएंगे कि प्लांट को क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ नहीं चाहिए, वो सब चीज़ को अगर हम जान जाएंगे तो हम अगर प्लांट को सिर्फ उगाएंगे ही नहीं बल्कि उसको जिंदा भी रख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से रख भी सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। पादप को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ये हम लोगों ने पहले ही जान लिया, ठीक है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की क्या होती है, तो कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ है, ठीक है, क्योंकि वो जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है उस जगह से नाइट्रोजन थोड़ी ना ले सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन तो वो कहाँ से लेगा, तो मिट्टी से ही ना लेगा, ठीक है। उस प्रकार ये लेने में क्या है, तो असमर्थ है। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं वैसे नाइट्रोजन का विलय रूप में अवशोषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस प्रकार नहीं ले सकते हैं, मतलब दूसरे तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, जैसे कि कुछ जीवाणु है जिसको कि राइजोबियम कहते हैं, वायुमंडल नाइट्रोजन को विलय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। राइजोबियम क्या है, तो ये कवक है, ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों के जड़ों में रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, सेम हो गया, इन सब चीज़ों के जड़ों में रहते हैं, ठीक है, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार, ठीक है, अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो इस जो जीवाणु रहता है उसको क्या करते हैं, तो आवास और खाद्य पदार्थ जो है प्रदान करते हैं। अतः उन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी क्या हो गया कि हम तुम्हारे ऊपर रहेंगे डिपेंड, तुम मेरे ऊपर रहोगे, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है।
दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, ये जो है हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप जो है वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप जो है वो पोषण प्रणाली अपनाते हैं। ठीक है, बहुत कम ही पादप जो रहते हैं वो अन्य पोषक प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी हो गया, मृतजीवी, परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, सभी प्राणी अपना भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत करते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी है। ठीक है, कीटभक्षी पोषी क्या है, तो आंशिक विषमपोषी है। ठीक है, ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अगर आप कहोगे कि क्वेश्चन को करवाने तो मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना, और पार्ट 1 नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको भी देख लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।